लगातार विभिन्न विषयों पर सर लिखते रहते हैं, विभिन्न शोध पत्रिकाओं में आपकी जो है मौजूदगी रहती है। कथा साहित्य और आलोचना के क्षेत्र में आपकी विशेष रुचि है और आपकी कई महत्वपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित है। आपके अंडर में अनेकों शोध जो है छात्रों ने शोध और एमफिल किया है। स्वर्ण पदक आप रहे हैं, हमारे ही इस विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं। ये जो है आपके परिचय में मैं देख पा रहा हूँ। और कलकत्ता के बाहर भी एक बहुत चर्चित नाम है सुनील कुमार द्विवेदी, और विभिन्न विश्वविद्यालयों के विभिन्न समितियों में आप हैं। आपकी पुस्तकें हैं मध्यम वर्गीय समाज और ज्ञान रंजन, संदर्भ, ये आपकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके साथ ही आपको कई सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। मैं देख पा रहा हूँ अखिल भारतीय सुल्तानपुर समाज द्वारा आपको 2 बार सम्मानित किया गया है। तो सर बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं हम। स्वागत है सर आपका। बहुत स्वागत है प्रोफेसर सुनील द्विवेदी। और मैं अपने प्रतिभागियों से बताना चाहती हूँ कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रोडक्ट हैं सुनील जी, और मैंने इनको जहां कहीं जब भी सुना है तो बहुत रोचक व्याख्यान देने वाले वक्ता के रूप में इनकी प्रसिद्धि है। और हमारा पूरा विश्वास है कि आपके साथ जो इनका वार्तालाप की शैली में जो व्याख्यान होगा या व्याख्यान की शैली में वार्तालाप वो निश्चित ही बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक होगा। प्रोफेसर प्रारंभ सुनील जी, आप जुड़े हुए हैं अभी? जी प्रोफेसर सुनील द्विवेदी आप जुड़े हुए हैं? ठीक है, आपका कैमरा ऑफ हो गया था। हाँ ठीक है, आप अपनी बात शुरू करें। जी बीच में असल में नेटवर्क का बार इशू आ रहा है, इसीलिए ऐसी दिक्कत हो रही है। जी बिल्कुल। मैं भी बीच में सुन नहीं पा रहा हूँ क्योंकि कट जा रहा है। सबसे पहले नहीं, अच्छा, अपनी तारीफ ज्यादा नहीं सुननी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। सबसे पहले बड़ी दीदी तुल्य और बड़ी दीदी ही हैं, बल्कि राशि दीदी को मेरा प्रणाम, और छोटे भाई राम प्रवेश जी को मेरा अभिवादन। उसके अलावा यहाँ इस पटल पर जुड़े हुए समस्त कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से आए हुए हमारे युवा दोस्त, उनका मैं स्वागत करता हूं। और आज ये जो विषय है इस पर संवादात्मक ढंग से मैं अपनी बात रखूंगा। कुछ आप कहेंगे, कुछ मैं सुनूंगा, क्योंकि देखिए ये पूरा का पूरा ये रिफ्रेशर कोर्स जो है, मैं इसको इस रूप में लेता हूं कि देखिए चीजें आपके पास बनी हुई हैं, आपकी स्मृति में हैं, बस इनको ब्रशअप करना है। तो ये दोनों पार्ट से होना चाहिए। आप भी कुछ कहें, मैं सुनूं, क्योंकि पढ़ना पढ़ाना ये एक ऐसी प्रक्रिया है कि इसमें दोनों लेन में गाड़ियां चलें तो ज्यादा सही लगता है। तो मैं आपसे भी सुनना चाहूंगा। फिलहाल अपनी बात मैं शुरू करता हूं। देखूं, कोशिश करूंगा कम में समेटने के लिए, क्योंकि ये विराट विषय है। जो विषय मैंने लिया है वो है हिंदी साहित्य और भारतीय कलाएं। मित्रों, अपनी संरचना में सारी कलाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन जुड़े होने के साथ साथ सिर्फ जुड़ा होना ही नहीं होता। ये संबद्धता सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए नहीं होती या फिर एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करने के लिए नहीं होती, बल्कि ये संबद्धता एक दूसरे का बोध भी कराती है, एक दूसरे की उपस्थिति को हमें परिचित भी कराती है। यानी कलाएं एक दूसरे के भीतर समाई हुई होती हैं। अब काव्य की अगर बात करें या फिर नृत्य की बात करें, संगीत की बात करें, तो यहां एक चीज हमें देखना होगा कि संगीत हो या नृत्य हो या फिर
चित्रकला हो या फिर कविता हो, इनमें परस्पर संबंध जो है कई स्तरों पर व्यक्त होता है। मूल बात क्या है? सबसे पहली चीज ये है कि देखिए, सौंदर्य बोध वो तत्व है जो मानव और अन्य प्राणियों को अलग करता है। ये मानव में प्रारंभ से रहा। जब से वह सभ्य होने की प्रक्रिया में आता है, हम देख पाते हैं कि यह सौंदर्य बोध दिनों दिन जो है विकसित होता जाता है। और इस प्रक्रिया का एक दूसरा पहलू भी है, एक दूसरा हिस्सा भी है, वो है अभिव्यंजना, अभिव्यक्ति। आपने कुछ महसूस किया, आपने कुछ देखा, आप उसकी अभिव्यंजना करना चाहते हैं। इस तरह यह अभिव्यंजना करने की जो इच्छा शक्ति होती है मनुष्य में बड़ी शुरुआत से है। और यही वजह है कि हमको सभ्यताओं के विकास के साथ साथ इसके ट्रेसेस मिलते हैं। यहां तक कि जब मनुष्य जंगलों में रहता था, बनैला था, गुफाओं में उसका आवास था, वहां भी हमें कई रेखाएं नजर आती हैं, कई आकृतियां नजर आती हैं, जिनके मार्फत उसने अपनी बात को कहने और समझाने की कोशिश की है। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि जब भाषा ही नहीं थी, जब शब्द ही नहीं थे, तब भी रेखाएं कायम थी। और इन रेखाओं के मार्फत से ही शुरुआत होती है अभिव्यक्त करने की, अभिव्यंजना की। और परवर्ती काल में जब भाषिक संकल्पना उत्पन्न होती है, और उसके एक समय बाद ये होता है कि धीरे धीरे ये जो रेखाओं वाला मामला था, यही रेखाओं वाला मामला डेवलप्ड होकर लिपि का रूप इख्तियार करता है। लिपि के रूप में कन्वर्ट हो जाती है वो सारी चीजें, क्योंकि हम जानते हैं कि चित्र हो या फिर लिपियां हो, अपने प्रारंभिक मोड में सबसे पहले वे विजुअलाइज की जाती हैं। लिपियों की भी अगर हम बात करें तो लिपियों में पहले हम लिपि से जब गुजरते हैं तो पहले हमको देखना होता है, तब हमारे सामने उनको पढ़ने या समझने की बारी आती है। पहली जो प्रक्रिया होती है वह चाक्षु से ही है। पहला जो रिएक्शन होता है, पहला जो प्रोसेस होता है वो चाक्षु से ही। बात भारत जैसे देश की अगर की जाए तो ये एक विराट देश है। रविंद्रनाथ ने एक समय कहा ही था कि महासमुद्र है, और एक ऐसा देश जो बहुजातीय है, बहुसांस्कृतिक है, बहुभाषिक है। कई जातीयताएं, कई धर्म, कई संप्रदाय, कई संस्कृतियां एक साथ इस जगह पे हमको नजर। जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा देश है तो सांस्कृतिक विनिमय होने की संभावनाएं भी काफी ज्यादा रही। इन जातीयताओं के भीतर, इन जातियों के भीतर, इन जनजातियों के भीतर संवाद की स्थितियां भी रही होंगी। और इन तमाम एक्शन रिएक्शंस ने एक बड़ा काम ये किया कि यहाँ के समाज में विनिमय को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला। ये विनिमय भाषिक भी था, ये विनिमय संस्कृति के विविध स्तरों पर हमको नजर आता है। अब ये देखें कि जब विनिमय की हम बात करते हैं, चाहे वो विचारों का ही क्यों न हो, एक बड़ी बात वहां नजर आती है कि अभिव्यंजना बड़ी मायने रखने वाली चीज हो जाती है। और अभिव्यंजना के ही तमाम पहलुओं में एक मोड भाषा का है, तो दूसरा मोड कलाओं के अलग अलग रूपों का है।
फिर चाहे वो नृत्य कला हो, चाहे वो संगीत हो, चित्रकला हो या वास्तुकला हो, मूर्तिकला हो, कुछ भी, हम देख पाते हैं कि ये तमाम जो कलाएं हैं वो एक्सप्रेशन को ही हमारे सामने लेकर आती हैं। यानी कहीं ना कहीं ये जो वैचारिक विनिमय की जब हम बात कर रहे थे भाषिक धरातल पर, या कलाओं के दूसरे माध्यमों के द्वारा, कलाओं के दूसरे रूपों के द्वारा, तो एक बड़ी चीज हम ये देख पाते हैं, वहां एक बड़ा कॉमन सा फीचर है, वो ये कि इनमें, अपने देश की बात कर रहा हूं, इनमें अपने देश में एक बड़ी मार्के वाली चीज ये हुई कि आदान प्रदान जो इतनी बड़ी संख्या में हुआ, इसका बड़ा गहरा असर जो है कलाओं पर भी आया। और यही वजह थी कि भारत में एक तरफ हम देखते हैं कि कलाओं का एक रूप जो है वो विशुद्धतावादी दृष्टिकोण की तरफ जाता है, और एक दूसरा रूप भी है जो मिश्रण की तरफ जाता है। और इस तरीके से यहां कलाओं का विकास हुआ, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि अनेकता में एकता। तो ये एक ऐसा देश है जहां कलाओं के मामले में अनेकता में एकता की स्थिति तो दिखती ही है, लेकिन वह जो एकता है, उस एकता में भी जो वैविध्य है वो भी नजर आता है। और इस वैविध्य ने कलाओं के अलग अलग रूपों के बीच अंतर संवाद की स्थिति को पूरा मौका दिया। मसलन कि भक्तिकालीन कविता को ही हम देखें, क्या सिर्फ वह भजन है, क्या सिर्फ उसको गाया जाता है, या फिर सिर्फ ईश्वर को याद करना है? नहीं, कहीं ना कहीं अपनी प्रकृति में वह अपनी कम्युनिकेबिलिटी को और ज्यादा बढ़ा देती है जब उसने कला के दूसरे, उस वाणी ने कला के दूसरे रूपों को स्पर्श किया। तो ये एक बात है। अब इसी बात का एक दूसरा पहलू भी है कि जो मैं कह रहा था कि देखिए कलाएं जो हैं आपस में अंतर संवाद की स्थितियों से गुजरती हैं। मैं चित्रकला पर सबसे अंत में आऊंगा, पहले नृत्य और संगीत की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे यहां अतीत में जो क्रिएटिविटी नजर आती है, रचनाधर्मिता जो नजर आती है, इस रचनाधर्मिता के बहुआयाम हैं, और बहुआयाम होने की वजह से एक कला रूप दूसरे कला रूप को कॉम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। मसलन कबीर की ही वाणी है तो आप देखें कि वो कई रागों में निबद्ध है। गुरु नानक देव की ही है बातें तो उनको गाया भी जाता है। यानी ये एक ऐसी चीज है जिसे दैनंदिन हमारा वास्ता हो रहा। अब देखिए खेतों में काम करता किसान, जब बारिश आती है या फिर जब फसल कटने का समय होता है या जब मौसम बदलता है, इन सारी स्थितियों पर नृत्य की अलग अलग भंगिमाएं हैं, संगीत की अलग अलग कोटियां नजर आती हैं, संगीत के अलग अलग प्रकार नजर आते हैं। और ये सारे लोक रंग से जुड़े हुए हैं, लोक राग से जुड़े हुए हैं। यानी अपनी प्रकृति में कला का जो विकसित होने का तरीका रहा, मूल रूप से अगर शास्त्रीयता की तरफ गया, राजाश्रय की तरफ गया, तो उसको बूस्ट करने का काम लोकाश्रयी जो कला का चेहरा था उसने किया। आप देखें कि दक्षिण भारत में ये जो आलवार थे जो डूबे रहते थे भक्ति में, इनके यहां क्या है, ये तो गाया करते थे। तमाम कला रूप आपस में जो संवाद करते हैं
उस संवाद के क्रम में साहित्य, संगीत, नृत्य की अंतः स्थितियों को, अंतः प्रक्रियाओं को जानना बड़ा जरूरी है। क्योंकि एक ही रचना को जब हम गाकर सुनाते हैं, जब उसका रिसाइटेशन करते हैं और जब उस पर आधारित नृत्य करते हैं, तो उसका प्रभाव क्षेत्र अलग अलग मामलों में अलग अलग तरीके से आता है। आप देखें कि वेदों की ऋचाएं जो हैं, पहले जो मंत्रोच्चार किया करते थे ऋषि मुनि जंगलों में, अलग अलग श्लोकों का पाठ करते थे, ये पाठ आप ध्यान दें कि मोटे तौर पर चैंटिंग इनकी होती थी और इनमें एक रिदम हुआ करता था। वहां से वो संगीत की धाराएं फूटती हैं। इसी क्रम में हम एक और चीज देखते हैं कि जब नृत्य की हम बात करते हैं तो जब भक्ति के अतिरेक में, कहते हैं कि भक्ति का अतिरेक क्या है, जब आपके शरीर का हर अंग, सिर्फ आपकी वाणी ही नहीं, आपके शरीर का हर अंग एक्सप्रेशन देने लगे। आप जानते हैं कि संगीत हो, चाहे नृत्य हो, चाहे चित्रकला हो, इन सब में एक्सप्रेशन का बड़ा महत्व होता है। ये जो एक्सप्रेशन है, अगर नृत्य के संदर्भ में उसकी हम बात करें तो सिर्फ वाणी ही नहीं, सिर्फ ध्वनि ही नहीं, नाद यानी संगीत की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ ध्वनि ही नहीं, उसका चरम क्या है? चरम है कि आपका पूरा शरीर उसमें डूब जाए। चैतन्य महाप्रभु के बारे में कहा जाता है कि जब भक्ति भाव में वो डूब जाया करते थे, तो डूबने की प्रक्रिया में ऐसी स्थिति आती थी कि वे नृत्य करने लगा करते थे। वे नाम संकीर्तन जिसका जिक्र आता है, उनके यहां भक्ति में एक टर्म है नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन यानी हरि नाम का जो ये सामूहिक जाप हुआ करता था, जब उसमें वो डूब जाया करते थे, तो डूबने के क्रम में अपने आप उनके हाथ पांव थिरकने लगते थे। ये है अभिव्यंजना का चरम। हम सभी जानते हैं कि अभिव्यक्ति के तमाम अंगों में, तमाम हिस्सों में वाणी का हिस्सा तो बहुत छोटा है। बड़े हिस्से में तो, जिसको हम मौन कहते हैं, ये मौन जो है काफी दफे शरीर की विविध छटाओं के माध्यम से भी व्यक्त होता है। ये देखने की चीज है। कला अपने किसी भी रूप में हो, वह सहयोग करना जानती है। अब इसी श्रृंखला का, इसी पहलू का एक दूसरा हिस्सा आप देखें कि मीरा जब भक्ति करने जा रही हैं कृष्ण की, तो एक बड़ा हम सभी पढ़ते हैं कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची। एक मजेदार बात यह है कि सिर्फ वाणी से ही भक्ति नहीं, सिर्फ शब्दों से ही भक्ति नहीं, यह प्रभु का यह स्मरण, अपने आराध्य का यह स्मरण अपने अंग अंग से, पांव में घुंघरू बांध के नाच रही, वो भी एक ऐसे समय में जब राजकीय घराने से उनका संबंध था। राजघराने से संबंध होने की वजह से सामंती समाजों में हम सभी जानते हैं कि राजा जो होता है कला को
उत्पाद के रूप में, एक प्रोडक्ट के रूप में ट्रीट करता है, जिसको खरीदा या बेचा जाता है। अब वहां जहां कला को उत्पाद के रूप में देखा जा रहा हो, जहां उसका डिवैल्यूएशन किया जा रहा हो। एक जमाना था, मुझे अभी भी याद आता है, मेरे बाबूजी कहते हैं कि जो है, आप जानते हो कि फिल्म का क्षेत्र भी जो है, ये भी अपने आप में एक कला का क्षेत्र माना जाता है। सिनेमेटोग्राफी भी एक आर्ट है। बाबूजी की बात याद आती है, उन्होंने एक जमाने में कहा था कि महल एक फिल्म लगी थी एक जमाने में, और मेरे ताया जी ने वो फिल्म कई बार देखी थी, लेकिन बड़े छुपते छुपाते, बचते हुए, कि घर का कोई देख न ले, नहीं तो क्या लोग कहेंगे बाबूजी को, मैंने उनके बाबूजी को यानी मेरे दादाजी को जाके कह देंगे तो पिटाई होगी। सोचिए, ये ऐसा समाज है जहां कला को लेके ये रवैया रहा है हमारे देश में। एक तरफ हम उसको कितना महत्व देते रहे, दूसरी तरफ सामंती समाजों में कला के प्रति ऐसा रवैया, और वो बाद में आधुनिक समाज तक वो चीज कायम रही, उस विरासत को हम लेते हुए चले गए। कि मेरे ताया जी को शर्म लगती थी, डर लगता था कि बाबूजी या घर गांव का कोई आदमी अगर देख लेगा सिनेमा हॉल से निकलते हुए तो घर में पिटाई होगी। यानी कला को रिकॉग्नाइज करने में इतना भय। कल्पना करें कि मीरा का साहस कितना था, वो भी महिला होते हुए, स्त्री होते हुए, उनके साहस, उनके जज्बे को सलाम करने का मन करता है। कि पांव में घुंघरू बांधना वहां उस समय एक खास मनोवृत्ति की तरफ लेके जाता है, एक खास रवैये की तरफ लेके जाता है कि जो नर्तकियां होती थी घुंघरू पहनकर नाचा करती थी। की जो भूमिका निभाया करते थे वो पुरुष ही निभाते थे। और सिर्फ अपने यहां की ही स्थिति नहीं रही, यूरोप में भी कैस्ट्रेटीज की ओपेरा में एक लंबे समय तक परंपरा रही, और ये कैस्ट्रेटी किशोरवय लड़के ही हुआ करते थे। कलाओं के प्रति यह जो रवैया है, बड़ी फिक्र होती है उस चीज को देखकर। तो ये जो मैं बता रहा था कि देखिए, अंततोगत्वा वो भी एक्सप्रेशन की ही चीज है। और जब नृत्य की ही बात करें तो मीरा इस लेवल तक जाती हैं, एकदम ये ओपन चैलेंज है। क्योंकि कला अपनी प्रकृति में तमाम तरह की वर्जनाओं और अतिवादिता का विरोध करती है। वह किसी भी तरह का अंकुश नहीं मानती। फिर मीरा भी अपवाद नहीं रही, उन्होंने भी ये किया। खैर, तो अब ये मैं कह रहा था कि ये तमाम जो चीजें हैं, चाहे नृत्य की हो चाहे संगीत की हो, इन तमाम चीजों का परिवेश से बड़ा गहरा संबंध रहा है। परिवेश एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है जिसको जानना समझना। आप देखिए कि अपने यहां हर मौके के लिए एक राग बना हुआ है, और हर मौके के लिए नृत्य की एक भंगिमा बनी हुई है। ख्याल करें कि जब वर्षा हो रही है तो अपने आप पैर थिरकने लग रहे हैं। यहां तक कि पुराने समय में जब युद्ध हुआ करते थे तो शस्त्र प्रयोग हेतु, तलवारबाजी की बात खासतौर पे करें या भाले की बात खासतौर पे करें, तो उसके तलवारबाजी या भाला चलाने की जो तरकीब होती थी वो बहुत हद तक नृत्य से ही मिलती थी। आपने अक्सर देखा होगा नवदुर्गा के दौरान महालया जब सुबह सुबह टीवी पर उसका टेलीकास्ट होता है तो आपने देखा होगा कि दुर्गा नृत्य करते हुए महिषासुर को मार रही। मैं जब छोटा था तो मैं सोचता था कि ऐसा क्यों होता है,
बड़ा हुआ तब ये समझ में आया कि यह भी युद्ध कौशल का एक अंग ही रहा है। यानी नृत्य जो है सिर्फ आनंद के लिए नहीं, बल्कि आत्मरक्षा के लिए भी, जीवन जिसको हम कहते हैं ना कि दैनंदिन जरूरतों की पूर्ति के लिए भी, और उसी तरीके से संगीत भी। कि सूखा पड़ा हुआ है, गाया उसने जोरदार, और फिर बादल जो है जोरदार तरीके से बरसने लगे। कला की ये शक्ति है कि वह प्रकृति और परिवेश से अपनी शक्ति ग्रहण करती है और उसके अनुसार ही अपना रवैया इख्तियार करती है। इसीलिए तमाम मौकों के लिए राग और तमाम मौकों के लिए, तमाम स्थितियों के लिए नृत्य की अलग अलग भंगिमाएं हैं, अलग अलग शैलियां हैं। अब एक और चीज देखें कि जैसे संगीत होता है, संगीत, कविता और नृत्य में को जोड़ने वाली एक खास चीज होती है जिसको हम लय कहते हैं, जिसको हम गति कहते हैं। ये लय, ये गति बहुत मायने रखती है। एक्सप्रेशन तो है ही, ये लय और गति का बड़ा महत्व है। जब हम नृत्य की बात करते हैं, जब हम संगीत की बात करते हैं, उन तमाम शैलियों में एक्सप्रेशन के लिए ये गति, लय उसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने वाली चीज है। आप किसी बात को सामान्य सूचनात्मक स्तर पर कहिए और फिर उसी बात को आप गाकर कहिए या नृत्य करते हुए समझाने की कोशिश कीजिए। परफॉर्मिंग आर्ट में जाकर उसको आप एक्सप्रेस करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए उसका प्रभाव बढ़ेगा। छोड़ दीजिए संगीत और नृत्य कला को। हिटलर जैसा व्यक्ति, तमाम बातें उसके बारे में कही जाती हैं, तानाशाह था, लेकिन उसके जैसे व्यक्ति ने भी एक बड़ी मार्के की बात एक जमाने में कही थी, हालांकि अपने हक में उसने इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। उसने कहा था कि लिखे हुए शब्दों से बोले गए शब्दों का प्रभाव श्रोता मंडली में ज्यादा होता है, क्योंकि अगर इंस्टेंट आपको, तुरंत फुरत आपको अगर नतीजा चाहिए तो बोले गए शब्दों का प्रभाव ज्यादा होता है। आप देखें कि वेदों की ऋचाओं का आप मन में पाठ करें या किसी भी श्लोक को या मंत्रों को अगर आप मन में उनको पढ़ते हैं, लेकिन जब उनका उच्चारण करते हैं तो एक अलग प्रभाव पड़ता है। ये देखने की चीज है और यही वो मसला है जिसको हमने कहा कि वाणी से वो जो यात्रा शुरू होती है, फिर वह नाद से होते हुए संगीत का रास्ता पकड़ती है और फिर वह गति से होते हुए नृत्य का रास्ता पकड़ती है। तो ये अंतर संवाद की स्थितियां बड़ी जबरदस्त हैं कलाओं के बीच। और ये याद रखने की बात है कि हर एक कला का अपना महत्व है, अपनी खासियत है। मसलन आप ये देखें, एक बार आचार्य रामचंद्र शुक्ल से किसी ने कहा था कि साहित्य को हम कला के अंतर्गत क्यों नहीं माने। उन्होंने बड़ी मार्के की बात कही कि सारा उपद्रव तो उसी लिए है। चिंतामणि भाग 2 में एक जगह बड़ी अच्छी बात वो कहते हैं कि सारा उपद्रव उसी बात के लिए है। साहित्य कला के पैरेलल चलने वाली चीज है, उसको कला के भीतर आप न समेटें। कुछ ऐसी ही बात बाबू गुलाब राय ने भी कही। उनका तर्क भी ऐसा ही है। अगर साहित्य को कहीं कला के भीतर समेटना है तो हमको ध्यान रखना होगा कि कुछ चीजें हैं जो कलाओं और साहित्य में कॉमन है, साझा करता है साहित्य को कलाओं के साथ, दूसरे कला रूपों के साथ।
कि ये कहा कि एक जगह जो है, मैं बताऊं आपको कि हजरत शाह द्विवेदी एक बात कहते हैं, बड़ी अच्छी बात कहते हैं, जिसका जिक्र करना बड़ा जरूरी है। साहित्य और कला रूपों के अंतर संबंध पर बात करते हुए बड़ी अच्छी बात वो कहते हैं एक जगह। शुक्ल जी की बात के ही पैरेलल वो एक बात नजर आती है। शुक्ल जी ने तो सपाट कह दिया कि 64 कलाओं के भीतर साहित्य कोई कला नहीं है, कि सारा उपद्रव काव्य को कलाओं के भीतर समेटने की वजह से है। यही बात गुलाब राय भी कहते हैं। भर्तृहरि की बात करें तो उन्होंने भी इस बात का संकेत किया, हमारे यहां वांग्मय में भी वही चीज है। वो कहते हैं कि साहित्य संगीत कला के बिना अगर कोई मनुष्य है, अपने होने की बात करता है, तो मैं कहूंगा कि वह बिना सींग और बिना पूंछ का पशु है। यानी उन्होंने भी साहित्य और कला के दूसरे रूपों को अलग करके देखा। अगर साहित्य में कला है तो वो किस रूप में? कौशल के रूप में। दूसरी कलाओं में जहां कौशल है, साहित्य में कौशल से इतर भी काफी कुछ है। एक उसकी अंतर्वस्तु का चेहरा होता है और एक उसका रूप पक्ष होता है। अब हजरत शाह द्विवेदी की उस बात की तरफ हम आपको लेके चलते हैं कि उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर साहित्य और कलाओं के बीच अंतर संवाद की स्थिति है तो साहित्य तभी कला के अंतर्गत समाविष्ट हो सकता है, क्योंकि दो चीजें हैं जो बड़ी कॉमन है दोनों के बीच, कि साहित्य अपने कौशल की बात करते हुए, अपने कौशल पर काम करते हुए उक्ति वैचित्र की तरफ जाता है, जो मूलतः काव्य कौशल ही है, जो कला से ही जुड़ी चीज। और दूसरा जो है हृदय रंजन का ये जो कार्य है, कला भी यही करती है कि आपको रंजित करेगी, रंजन का कार्य करेगी, और साहित्य भी करता है। इस अर्थ में उन्होंने कहा कि अगर कहीं मतलब उनके बीच कोई सेतु है तो वो ये बिंदु है जिनसे उनके बीच संवाद की स्थितियां पनपती। वास्तव में कला किसी भी कार्य से संबंधित कौशल है, मगर विशिष्ट अर्थ में हम उसको ललित कलाओं से जोड़ के देखते हैं। अब मैं थोड़ा सा अपने गले को आराम दूंगा, मैं आपसे सुनना चाहूंगा, फिर उसके बाद आगे की बात करूंगा। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं कि आप इस पर क्या सोचते हैं, फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे। इस बहाने मेरे गले को भी थोड़ा आराम हो जाएगा। सर एक प्रश्न था मेरा। प्रश्न बाद में, अभी जब मैं समाप्त कर चुका हूंगा तो आप पूछें, अभी अपनी बात रखें। जी सर, धन्यवाद सर। क्योंकि अभी मेरा वक्तव्य समाप्त नहीं हुआ है, अभी बहुत सी चीजें आनी बाकी हैं। जी। मुझे लगता है कि आपका जो प्रश्न है वो उत्तरित होगा। फिलहाल अपना रवैया बताएं मुझे। जी सर, मैं डॉक्टर राठौर सर सर को बोलने की, नटवर जी सर बोल ले, हो सकता है आगे उनके वक्तव्य में आपके प्रश्न का जवाब छुपा हो, तो थोड़ा सा सुन ले, क्योंकि इससे तारतम्यता टूट जाती है तो फिर असुविधा होती है। नहीं तो सर प्रश्न नहीं है मेरा, थोड़ा सा इसमें बोलना चाह रहा था सर इसमें। हाँ, तो इसीलिए तो मैंने कहा ना कि रवैया थोड़ा सा बताएं। प्रश्न पूछें, मैं उससे इनकार नहीं करता, लेकिन पहले वो पूरा मौका आने दें, मेरी बात पूरी समाप्त हो जाए तब। ठीक है, अभी अपना रवैया, क्योंकि मैं थोड़ा बोलते बोलते मेरा गला खराब है सर्दी की वजह से, और बोलते बोलते थोड़ा सा गला सूख भी गया है, तो अभी थोड़ा आपसे सुनूं, आपका रवैया जानूं, आपकी बातें जानूं, फिर उसके बाद अपनी बात की तरफ आऊंगा। सर मैं डॉक्टर नटवर सिंह राठौर, शासकीय महाविद्यालय तराना, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश से हूँ। सर आपने कलाओं के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। जैसे हमने जहां तक जानकारी है कि श्री कृष्ण 64 कलाओं में निपुण थे, और आपने मीराबाई के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान। नटवर जी थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूं, श्री कृष्ण को 16 कलाओं में जो है निष्णात माना जाता है, 64 कलाओं में नहीं। 64 कलाओं की बात जो है कहीं और है। जी नहीं, 16 कलाएं थी, पर हमने कहीं पे इनके बारे में संज्ञान में हमने 64 कलाएं भी थी सर इसमें।
कलाएं 64 हैं। जी जी कृष्ण को 16 कलाओं में निष्णात माना जाता है। जी जी हाँ, कहिए अपनी बात। और साथ ही आपने जो मीराबाई के बारे में बताया, जो उस टाइम जो समय था वो मेवाड़ की महारानी थी, और उस राजघराने में एक रानी को बाहर निकलना ही एक तरह से प्रतिबंधित था। उस समय में जाकर उन्होंने राज दरबार में जाकर श्री कृष्ण की भक्ति की, तो ये बहुत बड़ी बात हो गई उस समय के लिए, जो आज के वर्तमान समय में तो प्रासंगिक हो सकता है, पर उस समय में बहुत देखा जाए तो बहुत ही अनुमति, उसके लिए अनुमति प्रदान नहीं की जाती थी। साथ ही उनको श्री कृष्ण पर इतना विश्वास था कि उनको जब विष दिया गया तो विष को भी उन्होंने हंसकर पी लिया, और उसका भी उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। तो ये कहीं ना कहीं उनके ऊपर, श्री कृष्ण के ऊपर भक्ति का ही प्रमाण था। साथ ही हम देखते हैं कि जो प्राचीन समय में विभिन्न प्रकार के राग गाए जाते थे, जैसे मल्लार राग है, दीपक राग है। जब ये राग गाए जाते थे, मल्लार राग, तो बरसात हो जाती थी, दीपक राग गाया जाता तो दीपक जल जाते थे। पर आज के समय में इस तरह के जो रूप है देखने को बहुत कम ही देखने को मिलता है। आपने सर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की, इसके लिए धन्यवाद सर। आगे भी हम आपको सुनना चाहेंगे। जी नटवर जी, अभी मेरी बात समाप्त नहीं हुई है। ये तो मैंने एक चौथाई बात आपके सामने रखी है। जी, जी, आगे जी, और जी जी सर एक बात मैं कहना चाहूंगी। जैसे विभिन्न रागों की बात आपने की, तो मुझे इसकी वैज्ञानिकता कुछ समझ में नहीं आती है कि अगर राग गाने पर बरसात ही हो जाती थी, तो फिर अकाल उकाल के समय यह राग क्यों नहीं गाया जाता था? तब तो बरसात हो जाती और बहुत कुछ सहूलियत भी हो जाती, तब ऐसा देखिए, क्यों नहीं? जी जी प्रीति जी, ऐसी स्थिति है कि देखिए, ये जितने मेघ मल्हार राग है, उनके गायन का अपना एक खास वक्त है। रही बात बरसात हो जाने या नहीं होने की, तो आपने तानसेन का नाम सुना होगा। तानसेन के बारे में कहा जाता है कि उनको, उनमें, उनके गायन में वह शक्ति थी कि वह प्रकृति को सम्मोहित कर अपने हिसाब से मोल्ड करते थे। तो आपके सवाल का जवाब कहीं ना कहीं वहीं पर है कि देखिए, ये एक लय होना है, एक रस होना है प्रकृति के साथ। कलाएं आपको प्रकृति के साथ एक रस, एक लयात्मकता हासिल करने का प्लेटफॉर्म देती हैं। और अगर कहीं आप कह रहे हैं कि पानी क्यों नहीं बरसा, तो मुझे लगता है कि ये जो एक लयात्मकता है, या एक रसता जो होती है प्रकृति के साथ स्थापित करने की, ये उसी प्रक्रिया का अंग है। इसीलिए कहा जाता था कि तानसेन के बारे में जब कहते थे ना, तो यही कहते थे। और ये जितने जो है क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक राग है कि पति जो है परदेश जा रहा है, पत्नी को रोकना है उसको, तो वो एक खास तरह के राग को गाती थी। नायिका एक खास तरह के राग को गाती थी, और पानी बरसने लगता था और पति नहीं जा पाता था प्रवास में। तो कहीं ना कहीं इस तरह की कोई बात रही होगी। तब तो देखिए, कोई कहते हैं ना कि धुआं ऐसे नहीं निकलता, कहीं आग होती है तभी धुआं निकलता है। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी स्थिति थी। जैसे एक छोटा उदाहरण मैं आपको और दूंगा प्रीति, कि दयानंद सरस्वती के पास एक आर्ट फॉर्म था, बहुत कम लोग उसके बारे में जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि रंग और गंध, ये दो ऐसी चीज हैं जिसका बड़ा गहरा संबंध सूर्य से है। दयानंद सरस्वती के पास एक ऐसा आर्ट था कि वह अपनी उंगलियों को अपनी हथेलियों पर जब फेरते थे, और अगर आपने कोई इच्छा जाहिर की कि मुझे यह खुशबू सूंघनी है, वो पता नहीं वो कैसे करते थे कि उंगलियों को फेरने के बाद जब नाक के पास लोगों के ले जाते थे अपनी हथेली को, तो वो उस फूल की खुशबू आती थी। नंबर 2, इसी श्रृंखला का, इसी बात का एक दूसरा पहलू भी मैं दिखाता हूं कि रामकृष्ण परमहंस हुए। एक बार वे टहल रहे थे, टहलने के दौरान अपने शिष्यों के साथ टहल रहे थे। टहलने के दौरान अचानक से बड़ी जोर से जो है, उनको जैसे लगा किसी ने चोट पहुंचा दी हो, बहुत जोर से कराहे कि बहुत तकलीफ उनको हो रही है। और कराहने के क्रम में उनकी आंखों से, जैसे किसी को बहुत तेज मारा गया हो, चोट लगी हो, उनकी आंखों से अपने आप आंसू गिरने लगे। उनके शिष्यों को कुछ समझ में ही नहीं आया कि ये अचानक क्या हो गया। अभी तक तो सब ठीक ही था, फिर ये अचानक क्या हुआ। थोड़ी देर बाद उन्होंने
इशारा किया घास की तरफ। उनके किसी एक शिष्य ने घास का एक तिनका था, उस पर पांव रख दिया था और घास जो है मसल गई थी। मसल दिए जाने की वजह से घास जो है बड़ी बुरी स्थिति में आ गई थी। रामकृष्ण परमहंस जो रो रहे थे, जो तकलीफ उनको हो रही थी, वो वही तकलीफ थी जो घास महसूस कर रही थी। ये होता है प्रकृति के साथ अंतर्लयन, ये होता है एक लयता, ये होता है संवाद स्थापित करना। कला प्रकृति और परिवेश के साथ संबंध बनाने और अंतर्लयन की तरफ ले जाने की बात करती है। रामकृष्ण परमहंस की ये घटना इस बात का एकदम प्रमाण है। क्योंकि हमारा वो बोध नहीं है, इस वजह से हमको ऐसी दिक्कतें होती हैं। ये सवाल जो आपने किया, उस बोध के स्तर तक हमारा नहीं पहुंचना है, इस वजह से ये सवाल हमारे मन में आ रहा है। इसी सिक्के का एक दूसरा पहलू भी मैं आपको बताता हूं। दूसरा पहलू इस तरीके से है कि एक घटना कही जाती है। घटना कुछ इस तरीके से है, देखिए मैं बहुत सारी चीजों की कहानी मेरी प्रिय विधा है, कथा किस्से कहानी से मैं बात कहना ज्यादा यकीन करता हूं और क्लासिक्स को जब पढ़ता हूं तो उसी तरीके से देखता हूं। एक छोटी घटना का जिक्र मैं आपसे करता हूं कि कालिदास की कृष्णा। कालिदास को मैं बड़ा महत्वपूर्ण कवि मानता हूं, क्योंकि कालिदास एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने इन तीनों कला रूपों के बीच बड़ी जबरदस्त संगत स्थापित की, खासतौर पे चित्रकला और संगीत से। मैं लौट के आ रहा हूं। देखो, कालिदास ने मालविकाग्निमित्र में एक प्रसंग आता है उनके यहाँ कि कलाकार जो है एक चित्र बना रहा है, बड़ा जबरदस्त चित्र वो बनाता है और बड़ी तल्लीनता से बनाता है। चित्र बनता है और राजा के पास चित्रकार लेकर जाता है। राजा चित्र को देखता है और चित्र देखकर मालविका के सौंदर्य से जबरदस्त तरीके से प्रभावित होता है, मोहित हो जाता है एक तरीके से कहिए। फिर उसके मन में आता है कि शायद ये चित्रकार की कल्पना थी, मालविका शायद उतनी सुंदर न रही हो, क्योंकि वो हृदय से निकल के आई है चित्रकार के, इसलिए वो सुंदर लग रहा है। और इस क्रम में राजा की इच्छा होती है कि वो मालविका से मिले, और राजा जब मालविका से मिलता है तो अवाक रह जाता है कि चित्र में जिस मालविका को उसने देखा था, ये जो वास्तविक मालविका है, चित्र वाली मालविका से लाख दर्जे बेहतर है, लाख दर्जे खूबसूरत है। तब राजा के मन में एक बात आती है, और कालिदास वहां एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। राजा सोचता है कि चित्र सही से क्यों नहीं बन पाया, तो कालिदास वहां एक खास तौर का जिक्र करते हैं कि इसलिए चित्र नहीं सही बन पाया। राजा को लगता है कि कहीं ना कहीं चित्रकार में की समाधि जो है शिथिल हो गई थी चित्र बनाते वक्त कुछ क्षणों के लिए, इसलिए ये अंतर पैदा हो गया। तो ये अंतर्लयन की बात होती है। अब ये कुणाल सिंह की एक बड़ी अच्छी कहानी आई है, विसर्जन। मैं पढ़ रहा था तो बिल्कुल इसी जैसे लगा कि मैं कालिदास के मालविकाग्निमित्र के इस संदर्भ को पढ़ रहा हूं, इस प्रसंग से गुजर रहा हूं। विसर्जन कहानी को पढ़ते हुए बिल्कुल ऐसा एहसास होता है। खैर, अरे हम ही लोग बात करते रहेंगे कि दूसरे लोग भी बोलेंगे अपनी बात। हाँ सर, प्रणाम सर। जी नमस्कार। प्रणाम सर। नमस्कार। बात जो है गायन की चल रही है। मेरा नाम डॉक्टर ज्ञान प्रकाश द्विवेदी। मैं सर ये जानना चाहता हूँ, जैसे राग भैरवी थी या पचरा था, रोपनी के गीत से, सोहनी के गीत थे, जो श्रम साध्य गीत थे सर, जतसार थे, ये सर सब विलुप्त प्राय होते चले जा रहे हैं। जबकि प्राचीन संस्कृतियों में देखा जाए, प्राचीन क्या सर, मैं अपने जब गांव में था तो आज से 30 साल पहले मुझे सारे सर ये गीत सब सुनाई पड़ते